आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। सिस्टम में अतिरिक्त नकदी के लिए आरबीआई ने सीआरआर नियम में कुछ बदलाव किए हैं। 16 सितंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच आई अतिरिक्त राशि पर 100% सीआरआर रखना होगा। अतिरिक्त सीआरआर का नियम सीमित समय के लिए होगा। इस अतिरिक्त सीआरआर नियम की समीक्षा 9 दिसंबर को होगी। आरबीआई के इस फैसले से बैंकिंग सिस्टम से लगभग 3.5 लाख करोड़ की नकदी खत्म होगी। बट बैंक्स पे असर काफ़ी डैमेजिंग रहेगा। बैंक्स के पास इतना सारा कैश पड़ा हुआ है जो डिपॉजिट्स में आए हैं। अब उस कैश को डिप्लॉय करने का कोई उपाय नहीं है। सो Q3 नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे धक्का आएगा तो जाहिर है। देखते हैं कब तक ये मूव चलती है। अगर Q4 में भी ये मूव जारी रहेगी देन Q4 में डबल वैमी की संभावना है। Q4 में आपको एसेट क्वालिटी डिटीरिएशन और बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे धक्का की संभावना है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए बैड न्यूज़ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। सबसे हमको चिंता PSU बैंक्स के बारे में है जो ऑलरेडी पिट चुके हैं, जिनकी एसेट क्वालिटी लास्ट 2-3 साल ऑलरेडी काफ़ी मार खा चुकी है। अगर Q4 में PSU बैंक्स को ये डबल वैमी सहना पड़ा, एक तरफ आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे धक्का और दूसरी तरफ आपके स्मॉल बिजनेस लोन्स पे NPA डिटीरिएशन, देन काफ़ी निराशाजनक सिचुएशन रहेगी। तो आप सुन रहे थे एम्बेड कैपिटल के सौरभ मुखर्जिया को, जिन्होंने कहा कि इस चेंज के बाद, इस बदलाव के बाद बैंक्स पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा और थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इन स्थिति में ब्रोकरेज हाउसेस क्या मानते हैं, संदीप मेरे सहयोगी मौजूद हैं रिपोर्ट्स लेकर। संदीप, हमने मार्केट एक्सपर्ट्स को भी सुना, उनको लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन फिलहाल जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो क्या व्यू रखते हैं? शुक्रिया पल्लवी। ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज ये मानती हैं कि बैंकों के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसमें उनका कहना है कि बैंकिंग सिस्टम से करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये के आसपास की जो नकदी है वो निकल जाएगी। और इससे अगर ये जो किया गया है आरबीआई की ओर से जो कदम लिया गया, अगर इसे एक्सटेंड किया जाता है तो शायद दरों में जो कटौती है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी बैंकों के लिए। ज़्यादा डिपॉजिट, बेहतर सी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वाले जो बैंक्स हैं वो फिलहाल अगर आप देखिए इस सिनेरियो में निवेश करने के लिहाज से ठीक है। सरकारी बैंकों में उनको SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद है, और बेहतर ग्रोथ और अच्छी एसेट क्वालिटी वाले बैंकों की जहाँ तक बात है तो उसमें उनको येस बैंक काफ़ी पसंद आ रहा है। इसके अलावा जेफरीज की एक रिपोर्ट आई जिसमें उनका कहना है कि बैंकिंग सेक्टर पर वो ऑलरेडी कॉशियस स्टैंस मेंटेन करे थे, अब भी उसको बरकरार रखते हैं। और उनका कहना है कि आरबीआई कदमों से बैंकों को फंड्स की जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बीते 2 हफ्तों में अगर आप देखिए जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स आए हैं सरकारी बैंकों में, उस वजह से इन स्टॉक्स ने आउटपरफॉर्म किया है। तो हो सकता है इनके ऊपर छोटी अवधि में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिले। लेकिन उनका ये भी कहना है कि बैंकों के NIMs में जो सुधार की उम्मीद थी पहले, उसको अब जो रिस्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं उनका। लेकिन ये मानना है कि जो पूरा डिमोनेटाइजेशन का कदम लिया गया सरकार की ओर से, उससे मध्यम से लंबी अवधि में जो बड़े बैंक हैं उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और बड़े बैंकों में ICICI बैंक, SBI और HDFC बैंक, ये 3 बैंक है जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन आखिर में एक नोमुरा की रिपोर्ट आई है जो कि ज़्यादा नेगेटिव साउंड नहीं कर रहा। उनका कहना है कि जो कदम लिया गया आरबीआई की ओर से हल्का नेगेटिव है, और हाल में जो सरकारी बैंकों में तेज़ी आई थी उसके बाद छोटी अवधि में जो करेक्शन है वो सरकारी बैंकों में ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरे बैंकिंग सेक्टर पे वो नेगेटिव हो जाए ऐसी कोई खास वजह उनको अभी फिलहाल नज़र नहीं आती, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो अतिरिक्त CRR के नियम लगाए भी गए हैं उस वजह से FY17 के जो NIMs है बैंकिंग सेक्टर के, उसमें महज 2 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.02% के आसपास का जो असर है वो देखने को मिलेगा। सरकारी बॉन्ड्स की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट आएगी, लेकिन वो केवल छोटी अवधि के लिए होगा। और ये जो कीमतों में गिरावट आ भी रही है बॉन्ड्स में, वो दरअसल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। तो नोमुरा मानता है कि ये हल्का नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज हैं उनका मानना है कि छोटी अवधि के लिए ये जो नए CRR के नियम इम्पोज किए गए हैं वो बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव, और इससे इनके जो मुनाफा है उसके ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है। श्योर संदीप, बट इनिशियली जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये भी मानते हैं कि इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर बैंक्स, कॉज ये जो CRR डिपॉजिट्स विद आरबीआई होते हैं दे डजंट अट्रैक्ट एनी इंटरेस्ट। और NBFCs का भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मानते हैं कि उनका होलसेल रेट्स कुड गो अप। बट एक कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है, कॉज हाउएवर इंपॉर्टेंट स्टेप टू अवॉइड अ स्ट्रक्चरल इशू, जो लार्जर डिपॉजिट्स दे विल कॉज बैंक्स विल गो अहेड एंड लेंड मोर एंड हेंस द चांसेस ऑफ NPA इंक्रीज। कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या बोलते हैं? देखिए NPS की जहाँ तक बात है तो NPS को लेकर कोई ऐसे कंसर्निंग फैक्टर इस कदम से नहीं देखने को मिले। लेकिन हाँ, जो पहले CRR की लिमिट 4% के आसपास की थी, वो जो आरबीआई की ओर से नए कदम उठाए गए हैं वो कुछ ब्रोकिंग हाउसेज मानते हैं कि शायद वो बढ़कर 7% के आसपास के हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर ये जो कदम उठाया गया है उससे बैंकों की कॉस्ट बढ़ेगी।
अगर ये कदम को आगे एक्सटेंड और किया जाता है तो जाहिर सी बात है जो फंड्स की जो एक समय पे काफ़ी ज़्यादा सरप्लस था वो शायद किल्लत में बदलता हुआ नजर आएगा बैंकों के लिए। तो हो सकता है MCLR में जो चेंजेस की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि माना जा रहा था कि ज़्यादातर बैंक इसे पास ऑन करेंगे, और कुछ एक बैंक्स ने हमने देखा था कि डिपॉजिट रेट्स को लोअर करना शुरू किया भी था। अगर ये जो कदम आगे और एक्सटेंड किया जाता है RBI की ओर से, तो कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेज ऐसा मानते हैं कि शायद बैंकों को अपने जो डिपॉजिट रेट्स हैं उनको बहुत जल्दी से रिव्यू करना होगा, उनकी समीक्षा करनी होगी। और अगर ये सिचुएशन को आगे और एक्सटेंड किया जाता है तो हो सकता है कि MCLR जो कि कटौती की ओर बढ़ रही थी अभी बैंकों की ओर से, शायद उसमें अपवर्ड डिवीजन भी देखने को मिल सकते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए अभी के लिए ये छोटी अवधि के लिए नेगेटिव समझा जा रहा है। कोई स्ट्रक्चरल बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया पूरे सेक्टर के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसका एक्सटेंशन होता है तो जाहिर सी बात है ये बैंकों के लिए काफी बड़ा नेगेटिव हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। But your quick reaction, Rajesh ji, on this. Now the banks are left with little choice rather than to invest more in government securities. आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, यहाँ पे मैं ये कहूँगा धारा साहब, लेट अस नॉट कंक्लूड टू अर्ली अबाउट इट। दीज आर ओनली एक अपने को पूरा इसका कोई जब तक उसका पूरा प्रिंट हमारे को नहीं मिलता है, वी कैन नॉट रियली गो एंड कमेंट ऑन टू इट, बट आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। लेट अस वेट टिल 30th of December। 30th of December के बाद ही ये पोजीशन बड़ी क्लियर होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो टैक्स कंप्लायंस है टू कंपेयर टू द प्रोपोर्शन टू द GDP विच इज ओनली 14% फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज गॉट अ पॉपुलेशन ऑफ 120 करोड़ पीपल इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द अदर एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे मैं समझता हूं इट शुड बी टू द एक्सटेंट अराउंड 25 to 30%। तो ये जो क्लियर पिक्चर है, लेट अस नॉट, ये ब्रोकिंग हाउस मेरे को समझ नहीं आता धारा साहब, मतलब पेपर्स इनके पास होते नहीं है, डिटेल्स इनके पास होते नहीं है, कंक्लूड करना शुरू कर देते हैं, विच आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस। लेट अस वेट टिल 30th of December एंड लेट अस गेट द क्लियर पिक्चर। राइट, चलिए अगले दर्शक में हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र हैं, दरभंगा से जुड़े हैं इस वक्त फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। शैलेंद्र जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार मैडम, मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ, तो बताइए। मैं अभी श्रीकालाहस्ती पाइप जो है ना वो लेना चाह रहा हूँ। काफी अभी ये नीचे था, शुक्रवार को हमने कोशिश किया था लेकिन उस समय हम नहीं ले सके, लगा जो और नीचे आएगा। तो अभी ये जानना चाह रहे हैं कि इस जगह पे 1000 लेना सही होगा, श्री पाइप या टाटा मेटालिक, दोनों में से कोई एक श्री पाइप या टाटा मेटालिक? टाटा मेटालिक्स एक आपके मन में स्टॉक है, और दूसरा कौन सा स्टॉक बताया सर? श्रीकालाहस्ती पाइप। ठीक है, ठीक है। लोकेश, ऑलरेडी इन्होंने श्रीकालाहस्ती चुना हुआ है और ऑलमोस्ट आज के सेशन में फ्लैट है मार्केट, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा मूव 3.5% का देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? क्या शिफ्ट हो जाए टाटा मेटालिक्स या और किसी स्टॉक में? आपकी राय क्या होगी? देखिए पल्लू जी, यहाँ पे श्रीलता पाइप्स की बात करते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके 260-250 का अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ, 270 का इसमें अच्छा बुल रन देखा गया। अब ये स्टॉक जो ऑलमोस्ट 3.5% अपसाइड पे है, और यहाँ पे अगर ये परचेज भी करेंगे, सम काइंड ऑफ स्लिपेज इन द मार्केट कैन ट्रिगर स्टॉप लॉसेस। तो अभी आप थोड़ा स्टॉक को सेटल होने दीजिए, बिकॉज एक अच्छा स्पाइक देखा गया है। वेट फॉर द स्टॉक टू कंसोलिडेट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 270 एंड 268। वो एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है आपके लिए, क्योंकि वही इसके आसपास एक इसका सपोर्ट जोन है। तो जहाँ तक इसकी पर्टिकुलर स्टॉक की बात है, श्रीकला पाइप्स की, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि वेट फॉर द स्टॉक टू कंसोलिडेट। इसमें मार्केट में अगर थोड़ी हल्की फुल्की करेक्शन देखी जाती है, इट वुड बी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू ऑन द लोअर डिप्स। जहाँ तक बात करते हैं टाटा मेटालिक्स की, टाटा मेटालिक्स में भी अगर हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है स्टॉक में, फ्रॉम क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 332, 323। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपना है। इफ यू गेट दिस स्टॉक क्लोज टू लेवल ऑफ 315, 310 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे इसमें निवेश कीजिए। कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 270 एंड गिव यू सम टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज 3 to 6 months। यू कैन सी अ फर्दर अपसाइड इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल ऑफ 450, तो वहाँ पे जाकर अपने मुनाफे को आप वसूल कर लीजिएगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाएं, बिकॉज भागते बाजार में एकदम से अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, एनी काइंड ऑफ सेल ऑफ फ्रॉम द टॉप लेवल्स कैन ट्रिगर योर स्टॉप लॉसेस। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाएं इस टाइम पे। श्योर, बिल्कुल। मूविंग ऑन, अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर नारायण फ्रॉम पुणे। इनफैक्ट उनका मैसेज आया राजेश जी, मनपसंद बेवरेजेस पर उनका सवाल है। 100 odd शेयर्स एट 730 odd लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस, और ही हैज परचेज द स्टॉक एट अ वेरी हायर प्राइस। लेकिन जब अगर हम इसका रन अप देखें, सिंस द टाइम दिस स्टॉक इज लिस्टेड, इट हैज ऑलरेडी गिवन ओवर 1 times रिटर्न। लगभग 330 odd लेवल से 620 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट उनकी परचेज प्राइस इज टू हायर। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? पहली बात तो धारा साहब, मुझे ये मनपसंद बेवरेजेस का स्टॉक ही पसंद नहीं है। तो यहाँ पे तो ठीक है, 7000 कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है, 5 से 7000 कंपनीज। बट हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को मैं ये कहूँगा कि आप इन 5 और 7 जो नए IPOs आते हैं उसमें आप भेड़चाल में आप भी चले जाते हैं। वरुण बेवरेजेस का भी इशू आया। मैं कई ऐसे इशूज़ को देखता हूँ कि जहाँ पे वो बिकॉज ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू का कोई कंट्रोल तो है नहीं, तो यहाँ पे कंपनीज आर गोइंग ऑन विद देयर ओन वैल्यूएशंस। तो आप देखते हैं वैल्यूएशंस बहुत हाई है। मनपसंद का जो स्टॉक है, इफ इट इज रूलिंग एट 700 and 800 रुपीज, हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट डायल में भी आपने वही देखा। तो मैं तो सबको कहूंगा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक।
चलिए, इस स्टॉक से बचने की सलाह है। अगर नया निवेश करने की सोच रहा है कोई तो फिलहाल ना करें, ऐसा राजेश मानते हैं। फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक अपने सवाल भेज रहे हैं। पहला सवाल है दीपक अरोड़ा का। बर्जर पेंट्स खरीदा है इन्होंने, 200 शेयर्स हैं इनके पास 262 के लेवल्स पर। इज इट द राइट टाइम टू मेक एवरेजेस और शुड आई वेट? तो लोकेश ये आपसे जानना चाह रहे हैं, एवरेज करें या कि अभी होल्ड करना चाहिए? इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बर्जर पेंट्स में? देखिए पल्लव जी, पहले मैं एवरेजिंग की तो सलाह नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने 262 के आसपास ही लिया एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग क्लोज टू लेवल 223, तो 20-30 रुपये के बीच में एवरेज नहीं की जाती है। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल 210, क्योंकि 210 में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ से वी शेप रैली बन सकती है एंड द स्टॉक कैन कम बैक टू लेवल्स ऑफ क्लोज टू लेवल्स ऑफ 260 to 275 ऑन द अपसाइड इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए, लेकिन एवरेज करने की सलाह आपको नहीं दूंगा। श्योर। मूविंग ऑन, अगले कॉलर का मैसेज आया है मिस्टर अजित फ्रॉम पटियाला से। वर्धमान पॉली है राजेश जी इनके पास में, 300 ऑड शेयर्स, 85 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। इज देयर एनी कमेंट यू वांट टू ऑफर? वर्धमान से पहले एक सिर्फ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए जो नेक्स्ट प्रोग्राम जी बिजनेस ने जो रखा है वो हैदराबाद में रखा है 6 बजे और मनोहर होटल में रखा है। तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट्स आर गोइंग टू बी गुड और मार्केट्स आर ओनली गुड फॉर इंडिया एंड चाइना, बट हाउ योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज गॉट टू बी, तो वो समझने के लिए इस प्रोग्राम को अटेंड करिए। आने वाले इसमें जो क्राउड है आपका बिग नंबर्स में आइए इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, बेगमपेट में नियर द ओल्ड एयरपोर्ट, और होटल मनोहर में है। और जहां तक दारा साहब ने जो ये किया, वर्धमान टेक्सटाइल है तो ठीक है, वर्धमान पॉली में क्या कर रहे हो? 71 रुपीज में फिर वही वाला हिसाब हो गया। पेपर स्टॉक, ये सारी, अरे विस्कॉस अगर आप बनाते हो स्टेपल फाइबर, अरे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कहां किसमें किन सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो? चलिए, फेसबुक के जरिए कुछ और दर्शक भी सवाल भेज रहे हैं। राजा रॉय चौधरी जी ने सवाल भेजा आरएस सॉफ्टवेयर पर। इन्होंने 81 के लेवल्स पे खरीदा हुआ है लोकेशन के पास, टोटल क्वांटिटी है 700। अगले 6 महीने के लिहाज से आप क्या सलाह देंगे? वो जानना चाहते हैं क्या 6 महीने में शेयर ऊपर की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड देखने को मिल सकती है? आज के सेशन में 4% की कमजोरी है। देखिए पल्लू जी, आरएस सॉफ्टवेयर के चार्ट भी कहीं ना कहीं रोल्टा इंडिया की तरह ही बने हुए हैं। यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन में स्टॉक चल रहा है, 58 के आसपास में बड़ी अच्छी सपोर्ट थी और कहीं ना कहीं इसमें एक राइट शोल्डर फॉर्मेशन ऊपर की तरफ देख सकते हैं इन द कमिंग मंथ्स। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। यू कैन सी एन अपसाइड टारगेट इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स 118 to 120 ऑन द अपसाइड। तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए और आपसे 2 या 3 महीने का इसमें नजरिया बना के रखिए। Hold on to your investment in RS Software, ऐसा लोकेश की राय है, and you can see investment grow to 120 odd levels.